गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कृषि का जो है लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, टेक्नोलॉजिकल्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार। हमें इसमें देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी? क्या हम पूरी तरह से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर थे? आज जो हम खेती की जो देख रहे हैं, मॉडर्न जो मेथड फार्मर्स यूज़ कर रहा है, उस समय क्या स्थिति थी, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम पूरी तरह से कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे, और क्यों नहीं थे इसके पीछे कई कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है लेक ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उस समय हमारे देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। किसान जो है वही ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, ज़्यादातर जो है हल बैल के द्वारा, और मॉडर्न जो हम इनपुट से आज यूज़ कर रहे हैं ये सब नहीं था। और उसका इम्पैक्ट क्या होता था कि जो प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन जो है बहुत ही कम था, एंड डू नॉट हैव आल्सो इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स दे डिपेंडेंट अपॉन द मानसून। तो इरिगेशन जो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे कैनाल्स के नेटवर्क्स हैं, नदियां हैं, और नदियों से पानी लेकर जो है दूर तक जो है सप्लाई की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है ट्यूबवेल लगाए गए हैं। उस समय ऐसा नहीं था। पूरी तरह से किसान जो है मानसून पर निर्भर था। अगर मानसून समय पे आ जाती थी तो फसल उत्पादन ले पाता था। अगर मानसून जो है समय पर नहीं आती थी या बीच में जो है लंबा गैप हो जाता था तो फसल उसकी जो है बर्बाद हो जाती थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? प्रोडक्शन कम हुआ। तीसरा फैक्टर था नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो किसान होता था, जो प्रकृति जो मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है उसी पर जो है निर्भर होता था। और उसके पास जो है आज जो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब जो है नहीं था। तो कुल मिला के ये देखा गया कि उस समय की जो सिचुएशन थी वो प्रोडक्शन जो है कम होता था, और जब प्रोडक्शन कम होता था तो हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे। और हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या ऐसा स्टेप लिया जिससे जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो गवर्नमेंट जो है पहला जो है 5 years प्लान इंट्रोड्यूस किया 1951 में, और इसका मेन मोटो था गवर्नमेंट हैड रियलाइज टू द डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए ये 5 years प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और सब्जेक्ट जो है कृषि को चुना, और कृषि सेक्टर को जो है इम्प्रूवमेंट कैसे किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर्स को जो है में इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो है शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट है कंसोलिडेशंस ऑफ द होल्डिंग। अभी क्या है इसको समझने के लिए हम हिंदी में इसे कहते हैं खेतों की चकबंदी। अब इस ये क्या है आप समझिए। मान लीजिए कि ये जो है कोई एग्रीकल्चर प्लाट है, और यहाँ पर गांव की जो है बहुत सारे लोगों की जो है जमीन है। एक किसान है एक, और यहाँ पर जो है उसका जो है विलेज है, और यहाँ पर वो रहता है। लेकिन उसकी जो खेत है, एक जो है 3 एकड़ जमीन है मान लीजिए, तो उसकी जो है एक जमीन जो है 1 एकड़ जमीन यहाँ है, 1 एकड़ जमीन जो है उसकी जो है यहाँ है, और 1 एकड़ जमीन यहाँ पे है। ये डिस्टेंस जो है लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सरकार ने कहा कि भाई ये बिखरी हुई जो जोतें हैं वहाँ पर जो है किसान को ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? अगर वो चाहता है कि अपना खुद का जो है इरिगेशन सिस्टम डेवलप करे तो ये संभव नहीं है। तो समय समय पर ये जोतों की चकबंदी चलती है, आज भी ये जो है देश में होती है। इसका मतलब ये है कि इस जमीन को जो है इकट्ठा यहाँ पे लाना, और ये एक सिस्टम है। हर एक जोतों की उसकी जो वैल्यू होती है, और उसकी वैल्यू के आधार पर जो है उस भूमि को जो है चेंज किया जाता है, और इससे जो है किसान एक जगह अपनी जमीन को ला सकता है, और वहाँ पर जो है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। और तीसरा हम बात करेंगे ये है एवोल्यूशंस ऑफ द जमींदारी सिस्टम। आप पढ़े होंगे या जानते भी होंगे कि आज भी भारत जैसे देश में ऐसे किसान होंगे जिनके पास 50 और 100 एकड़ जमीन होगी, लेकिन उस समय जो है ऐसे किसान होते थे कि 100-50 एकड़ के साथ साथ कई गाँव भी उनकी अधीन होता था, उनका अधिकार होता था। जो किसान वहाँ पर काम करता था एक तरह से जो है अपने खेत में नहीं काम करता था, बल्कि वो जो है मजदूरी करता था।
तो गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने के लिए कानून बनाया, इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन 100% जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, अगर सर्वे करेंगे तो भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो लैंडलेस फार्मर हैं या ऑलवेज दे डिपेंडेंट टू द अदर फॉर्म्स। और लास्ट पॉइंट हम चर्चा करेंगे कोऑपरेशंस का सिस्टम ये था, या मतलब ये समझिए कि किसान है जो एक खेती करता है, गेहूं उत्पादन करता है, तो एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर, प्रोड्यूस द फूड्स दैट इज द यूज द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री पर्पस। गेहूं उत्पादन कर रहा है, गेहूं को उसको जो है एक बिजनेस पर्सन व्यापारी खरीदता है, फ्लोर मिल में देता है, पाउडर बना जाता है, और बेकरी इंडस्ट्री यानी उससे जाकर जो है ब्रेड बनाया जाता है। तो इसमें कहा गया कि भाई जो किसान मेहनत कर रहा है, उत्पादन कर रहा है गेहूँ, उसको जो है उसकी अनाज को खरीदने वाला हो, और अनाज लेकर जो जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर में जो उसका जो है ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है उसको भी इनकम हो, और इस सिस्टम में जो है बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है। तो हम आज जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़े, और कंटिन्यूस हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या थे उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।